वेलकम टू द चैनल, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग द चैनल। मैं आपसे पहली रिक्वेस्ट तो ये करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि मुझसे काफ़ी लोग पूछते हैं कि जी अगर हमने आपसे अपॉइंटमेंट बुक करनी है तो हम किस तरीके से करें। तो उसका सबसे आसान हल ये है कि एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन आपको ऑफिस का नंबर आ रहा होगा, आप इस पर कॉल कर सकते हैं और मुझसे अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। उसके अलावा हम लोगों ने टेलीफोन अपॉइंटमेंट का भी सिलसिला शुरू किया हुआ है। उसमें यह कि एक बड़ी नॉमिनल सी फ़ी है जो आपको टेलीफोन अपॉइंटमेंट के लिए देनी पड़ती है, वो आप पेपैल के थ्रू दे सकते हैं। उसमें जो आप नंबर प्रोवाइड करेंगे उस पर मैं कॉल करूँगा और मैं फिर आपको टेलीफोन एडवाइस दे सकता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग द चैनल एंड कीप वॉचिंग इमिग्रेशन विद तारिक। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो इमिग्रेशन विद तारिक। शो का फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए। अगर आपका इमिग्रेशन का कोई भी मसला है आप स्टूडियो में कॉल कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन दूं जो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सके। कॉल्स लेने से पहले मैं थैंक यू कहना चाहता हूं लोगों का जो सोशल मीडिया के ऊपर हमारे शो को लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, शेयर करते हैं। प्लीज़ कीप डूइंग दैट। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। तो हम अपने पहले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम सर, अपना सवाल पूछ लें और फिर टीवी पे मेरा जवाब सुन लें। तारक भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तारक भाई, मुझे 2012 में होम ऑफिस ने एक लेटर भेजा था कि हम आपको लीव टू रिमेन ग्रांटेड कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने मुझे 2015 में 3 ईयर डिस्क्रिशनरी लीव दी थी जी। तो 2018 में एक्सपायर हो गई, तो मैंने 2018 में इंडेफिनेट लीव टू रिमेन की एप्लीकेशन डाली और मैंने ये प्ली ली कि जो मेरे पिछले 3 साल थे वो अकाउंट करें। जी। तो उन्होंने मेरी 1 साल के बाद एप्लीकेशन 2019 में इनवैलिड कर दी कि ये जो पीछे वाला टाइम वो कह रहे हैं कि मैं कह रहा था, ये वो कह रहे हैं कि नहीं ये अकाउंट नहीं होगा, तो नई एप्लीकेशन डाले। हाँ। तो मैंने एप्लीकेशन डाली है, तो अभी उन्होंने 1 साल के बाद जो है ना मुझे 3 साल की और डिस्क्रिशनरी लीव दी है। जी। तो अब मुझे ये नहीं समझ आ रही है कि वो कह रहे हैं कि तुम्हारे 4 ईयर हुए हैं अभी, तो 6 ईयर कंटिन्यू करें लीगली, तो फिर इंडेफिनेट अप्लाई करें। तो अब मैं जब 2019 में मैंने एप्लीकेशन डाली है तो 1 साल हो गया है होम ऑफिस में, तो वो उस वक्त मेरे पास वीज़ा नहीं था। तो अब मुझे कितने अर्से के बाद इंडेफिनेट अप्लाई करनी पड़ेगी, ये मुझे ज़रा बता दें प्लीज़। ऑलराइट, देखिए एक बात तो आपकी बिल्कुल दुरुस्त है और आपकी अंडरस्टैंडिंग करेक्ट है कि अगर आपको डिस्क्रिशनरी लीव मिली हुई है पुरानी पॉलिसी के तहत, तो जब आप उस लीव पे आपके 6 साल पूरे हो जाते हैं तो फिर आप इंडेफिनेट अप्लाई कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से मैं अज्यूम कर रहा हूँ आपके साथ ये हुआ है कि ऑल्दो होम ऑफ आपने एप्लीकेशन डाली है, होम ऑफिस ने आपको बोला होगा 2012 में कि हम कंसिडर कर रहे हैं अंडर द डिस्क्रिशनरी रिलीव आपकी एप्लीकेशन, लेकिन उन्होंने आपको वीज़ा जाके 2015 में दिया। तो टेक्निकली आपका जो पीरियड है वो 2015 से काउंट होना शुरू होता है। मैं एक अजम्पशन ले रहा हूँ बिकॉज आपने कहा कि उन्होंने मुझे 2012 में बोला था कि हम कंसिडर कर रहे हैं। ये अक्सर कभी कभी होता है कि कंसिड्रेशन काउंट नहीं होती, जब वीज़ा इशू होता है डिस्क्रिशनरी लीव का उधर से पीरियड काउंट होता है। मुझे आपके फैक्ट्स तो नहीं पता केस के, लेकिन एक मैं अजम्पशन ले रहा हूँ समझाने की खातिर। असल बात क्या है वो तो अगर आप किसी को जाके कागजात दिखाएंगे तो वो बता सकते हैं। हाउएवर 2015 में जब एक दफ़ा आपको डिस्क्रिशनरी लीव लग जाती है, उसके बाद अगर आप एक्सटेंशन भी अप्लाई करते हैं तो जो पीरियड होता है एक्सटेंशन मिलने का, एज लॉन्ग एज आपने इन टाइम एप्लीकेशन अप्लाई की है, वो सारा पीरियड लीगली काउंट होता है। बिकॉज जारी बात है अंडर द इमिग्रेशन रूल अगर आप इन टाइम एप्लीकेशन डालते हैं और वो डिसीजन आपको बाद में देते हैं, बिटवीन द एप्लीकेशन एंड डिसीजन आपका जो टाइम है वो अंडर सेक्शन 3C कवर होता है। थोड़ा सा टेक्निकल इशू आ जाता है पॉलिसी के अंदर अगर वो आपको इनवैलिड करके वापस देते हैं कि जी हम आपकी किसी वजह से ये एप्लीकेशन को इनवैलिड कंसिडर करते हैं, तो उसमें फिर ये देखना पड़ता है कि उन्होंने किस ग्राउंड की बेसिस पे इनवैलिडिटी एप्लीकेशन की है। बिकॉज फिर हमें टेक्निकली पॉलिसी का सहारा लेना पड़ता है कि जी मैंने इतने दिनों के अंदर दोबारा अप्लाई कर दिया था तो फिर डिस्क्रिशन मेरे फेवर में अप्लाई होनी चाहिए। अगेन मैं भी लॉन्ग रेजिडेंस की बात नहीं कर रहा, वो एक टोटली अलग माजरा है और बड़ा इंटरेस्टिंग है वो
सब्जेक्ट, मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ डिस्क्रिशनरी लीव की, तो इसको लॉन्ग रेजिडेंस में कंफ्यूज ना कीजिएगा। तो कहने का मतलब है कि अगर आप नॉर्मल फार्मूला देखें तो 2015 जब आपको पहला वीज़ा मिला था उधर से आप 6 साल ऐड करें। लेकिन अगेन मैं आपसे रिक्वेस्ट ये करूँगा कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी जब सेटलमेंट की बारी आए आप किसी कॉम्पिटेंट पर्सन के पास जाके अपना केस डिस्कस कर लें, ताकि वो पूरी हिस्ट्री आपकी देख के आपको सही मशवरा दें कि आपके 6 साल पूरे बनते भी हैं या नहीं। थैंक यू सो मच आपकी कॉल का, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट सर। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। तारिक भाई। वालेकुम अस्सलाम भाई। तारिक भाई कैसे हैं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल खैरियत से यार। अच्छा तारिक भाई, 2 सवाल। एक तो मेरा फर्स्ट सवाल है, मेरे पास भी स्पेनिश पासपोर्ट है कि ब्रेक्सिट जो 31 दिसंबर तक ये कोई एक्सटेंड हो रहा है या अभी स्टिल वही है? ये पहला सवाल। दूसरा, ये मेरे एक दोस्त है, उसके पास भी स्पेनिश पासपोर्ट है, तो वो अपने फैमिली को बुलाना चाहते हैं। उसका अपना एक बेटा है और इसकी जो वाइफ है उसकी पहले मियाँ से एक बेटा है, उसकी एज है ये तकरीबन 11 साल, लेकिन इनके साथ रह रहे 5-6 साल से पाकिस्तान में। तो वो दूसरी जो उसकी वाइफ को पहला बेटा है दूसरे मियाँ से, तो उसको अगर वो साथ बुलाना चाहे तो उसका क्या तरीक़ेकार है? ये दोनों प्लीज बता दें, मैं मोबाइल पे सुन रहा हूँ। ऑलराइट, थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। देखें इस वक्त जो सिचुएशन है गवर्नमेंट की, जहाँ तक ब्रेक्सिट का ताल्लुक है, वो वही गाइडलाइन है कि 31 दिसंबर से पहले आपने जिस फैमिली मेम्बर को बुलाना है बुला लें। एंड उन्होंने जो ऑलरेडी यूरोपियन नेशनल्स इस मुल्क के अंदर हैं उनको 6 महीने का ट्रांजिशनल अरेंजमेंट दिए। एक तरह से आप ट्रांजिशनल पीरियड दिए, अरेंजमेंट तो नहीं कह सकते, कि अगर आप दिसंबर 2020 से पहले इस मुल्क में हैं तो जून 2021 से पहले आपने प्री सेटल स्टेटस अप्लाई करना है। लेकिन प्लीज़ सारों से रिक्वेस्ट ये है कि अपने फैमिली मेम्बर्स को जिनको आप बुलाना चाहते हैं दिसंबर 31 2020 से पहले बुला लें। आपकी जहाँ तक अपनी एप्लीकेशन की बात है, एज लॉन्ग एज आप दिसंबर 2020 से पहले इस मुल्क में हैं तो आप जून तक जा सकते हैं, लेकिन आपको उस आई थिंक जो 6 महीने का बफर है उसको इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। एज सून एज आप इस मुल्क में आते हैं और आपने सोच लिया कि आपने इधर ही रहना है, अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन प्री सेटल स्टेटस की डाल दें। एंड जहाँ तक आपके फैमिली मेम्बर्स की बात है उनको दिसंबर से पहले बुलाने के बारे में सीरियसली सोच लें और बुला लें। अब एक अलग टॉपिक है कि जी आया ये जो आजकल कोरोना वायरस की वजह से इश्यूज़ हुए हैं कि सारी चीज़ें पीछे चली गई हैं, क्या इसका एडवर्स इफ़ेक्ट ब्रेक्सिट के ऊपर होगा भी या नहीं? और उसमें बीच में, बिकॉज आजकल तो आपको पता है कि मीडिया पे इतनी और ख़बरें हैं जो हावी हुई हुई हैं, लेकिन बीच में ये ख़बर आई थी थोड़े अरसे के लिए कि जो यूरोपियन रेगुलेटर्स हैं, जो कि यूरोपियन टीम है जो हमारे साथ नेगोशिएट कर रही है ब्रेक्सिट पे, उन्होंने कहा है कि जी हम कोई एक्सटेंशन यूके को नहीं देंगे एंड वी वांट कि ये सारी चीज़ें ख़त्म हो इन टाइम जो हमने ओरिजिनली प्लान किया था। लेकिन टू बी ऑनेस्ट विद यू, जो आजकल दुनिया के हालात हैं, मैं मुल्क के भी हालात नहीं बोलता, दुनिया के हालात हैं, इट इज़ अनरियलिस्टिक कि कोई कोरोना वायरस के बाहर जाके ट्रेड और बाकी चीज़ों की नेगोशिएशन करे, बिकॉज सब कुछ इस वक्त दुनिया में बंद पड़ा है। ट्रैवलिंग देखें कितनी मुश्किल हुई है इस वक्त। एयरलाइंस ने भी बोला है कि जी हम ये जो आपने क्वारंटीन का बनाया है लॉ, ये हमारी समझ से बाहर है, इसकी इम्प्लीमेंटेशन हमसे समझ नहीं आ रही, हम कैसे करेंगे या किस तरीके से असिस्ट करेंगे गवर्नमेंट को। तो काफ़ी ग्रे एरियाज़ हैं इस वक्त। उम्मीद ये है कि कॉमन सेंस ये कहती है कि ब्रेक्सिट को भी एक्सटेंड कर देना चाहिए। दिस इज़ अ कॉमन सेंस थिंग जो मैं आपको बोल रहा हूँ, लेकिन ये मेरे हाथ में नहीं या आपके हाथ में नहीं, ये गवर्नमेंट के सतह पे डिसीजन होना है। तो जब तक ये डिसीजन नहीं होता, आपकी डेडलाइन इज़ 31 दिसंबर फैमिली को बुलाने के लिए। एंड देन जो ऑलरेडी इधर हैं यूरोपियन नेशनल्स, उनके लिए वो 6 महीने का बफर जोन है कि जून से 2020-21 से पहले अप्लाई कर लें। लेकिन मैं कहता हूँ उस बफर जोन को यूज़ ना करें, बट फैमिली हर हाल में दिसंबर से पहले आनी चाहिए। जहाँ तक बात है, आपने कहा कि मेरे एक कज़न है, आई थिंक आपने ये बोला था कि आपके दोस्त हैं या कज़न है जिनके शादी हुई हुई है, लेकिन उनकी वाइफ के पास एक और बच्चा है जो प्रीवियस रिलेशनशिप से है। देखें फिर बड़ा डिपेंड करता है, बिकॉज अगर आप किसी भी बच्चे को अपनी होम कंट्री से इधर लेके आते हैं तो डिपेंड करता है कि जो डाइवोर्स प्रोसीडिंग हुई थी उसके अंदर बच्चे की कस्टडी के बारे में क्या बोला गया था। बिकॉज इस मुल्क में भी यही रूल है कि अगर आपको बच्चे की कस्टडी मिलती है, आप ज़्यादातर उसको 28 डेज से ज़्यादा बाहर नहीं ले जा सकते, और अगर आप उसको कहीं परमानेंटली सेटल कराना चाहते हैं तो आपको स्पेशल परमिशन चाहिए होती है कोर्ट से। तो कहने का मतलब है कि अगर वो इंडिया में या पाकिस्तान में कानून वही एक तरह से होता है कि उनको फिर कोर्ट से परमिशन लेनी होगी कि हाँ ये बच्चा इस मुल्क से बाहर जाके बाहर परमानेंटली रह सकता है। तो होम ऑफिस को उस चीज़ की ज़रूरत होती है कि जी इस बच्चे के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन तो नहीं है
बायोलॉजिकल फादर की तरफ से कि ये कंट्री छोड़ के नहीं जा सकता, या कोर्ट की तरफ से ये कंट्री छोड़ के नहीं जा सकता, तो वो फिर आपको क्लैरिफाई करना है कोर्ट ऑर्डर से कि जी या तो एक्सक्लूसिव फुल राइट्स है बच्चे के आपके पास, फादर के कोई पेरेंटल राइट्स नहीं है, या ये ले जी कोर्ट ऑर्डर जिसमें अमेंडमेंट हुई है कि ये बच्चा कंट्री से परमानेंटली बाहर जा सकता है। तो ये चीज़ें होती हैं जो कंसिडर करनी होती हैं बिफोर दे कैन मेक एन एप्लीकेशन फॉर दैट चाइल्ड। ये मैं उनके स्टेप चाइल्ड की बात कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच आपकी कॉल की। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो। यस, you can ask me the question. आप मुझसे सवाल पूछ लें over the phone and then telephone पे। गुड इवनिंग सर, मेरे 2 सवाल आपसे। जी। एक है, मेरी ना मदर इन लॉ इंडिया से इधर आई है विजिटर वीजा पे, तो उनका 5 साल का वीजा लगा हुआ है और टिकट उनकी फिनिश होने जा रही है 4 जुलाई को। तो मुझे ये कंफर्म करना था कि अगर वो इधर हम उनको रख रहे हैं तो क्या हमें बताना पड़ेगा इमिग्रेशन को और कुछ करना पड़ेगा इसके लिए? ओके। और दूसरा सवाल ये है कि मैंने अपने बेटे के लिए अप्लाई किया था स्टेटलेस वीजे के लिए, एप्लीकेशन इंडियन हाई कमीशन को लेटर डाला था, आई थिंक हो गया है मंथ से ज्यादा, लेकिन उधर से कोई जवाब नहीं आया, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? ओके, थैंक यू सो मच। देखिए, थैंक यू सो मच आपकी कॉल की। देखें, जहाँ तक बात है आपकी एल्डरली मदर इन लॉ जो इधर आई हुई हैं, तो अगर आपका सवाल ये है कि विज़िट वीज़े पे आई हैं और हम विज़िट वीज़े पे 4 जुलाई से उनको थोड़ा सा आगे रखना चाहते हैं, तो वो तो गवर्नमेंट ने अपनी पॉलिसी दी हुई है कि अगर आप परफॉर्मा, एक उन्होंने ऑनलाइन फॉर्म भरा हुआ है, कोविड-19 का CIT टीम है, कोविड इमिग्रेशन टीम, अगर आप उनको वो फॉर्म भर के भेजें तो उन्होंने कहा है कि 31 जुलाई तक हम एक्सटेंशन दे सकते हैं सब्जेक्ट टू आवर अप्रूवल, जो कि ज़्यादातर वो दे देते हैं। तो 31 जुलाई तक तो उनको मोस्ट लाइकली डिस्क्रेशनरी बेसिस पे एक्सटेंशन मिल जाएगी, सब्जेक्ट टू आप वो फॉर्म भरें। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि उनको पक्का आगे रखना है, तो देखें, जो लोग यहाँ विज़िट पे आते हैं उनको यहाँ आगे रखने के लिए बहुत ही कंपेलिंग सर्कमस्टांसेस चाहिए होते हैं, बिकॉज वो एप्लीकेशन आउटसाइड ऑफ ह्यूमन राइट, आउटसाइड ऑफ इमिग्रेशन रूल, ह्यूमन राइट बेसिस के ऊपर होती है। और ह्यूमन राइट बेसिस पे इस टाइप के केस में जीतने के लिए आपको कंपेलिंग एंड कंपैशनेट सर्कमस्टांसेस चाहिए होते हैं कि खुदा ना करे उनको कोई ऐसा या बीमारी हो गई हो या कोई ऐसी उनकी सर्कमस्टांसेस चेंज हो गए हों कि अब वो फैमिली सपोर्ट के बगैर रह ही नहीं सकती बैक होम, और उसके लिए आपको काफ़ी आप समझ लें स्ट्रॉन्ग मेडिकल एविडेंस देना होगा। एंड अगेन, ये शो का फॉर्मेट नहीं है कि मैं आपको वो पूरी डिटेल में बात करूं। यू नीड टू गो एंड सी किसी कॉम्पिटेंट पर्सन से जो आपसे डिस्कस करे, लेकिन मैं आपको गाइडलाइन या एक आपको आइडिया दे रहा हूं कि पॉलिसी होम ऑफिस की क्या कहती है, क्योंकि कोई रास्ता नहीं है उनका यहाँ रहने का, क्योंकि विजिट वीज़े पे हैं, तो आपको ह्यूमन राइट पे अप्लाई करना पड़ेगा, और ह्यूमन राइट पे कंपेलिंग एंड कंपैशनेट सर्कमस्टांसेस पर उसका जो थ्रेशोल्ड है वो काफ़ी हाई है डिपेंडिंग ऑन द सर्कमस्टांसेस। तो आपको थोड़ा सा मैंने आइडिया दे दिया है कि उस तरह की कोई एप्लीकेशन डलती, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आंखें बंद करके एप्लीकेशन ना डालें। यू मस्ट टेक अप्रोप्रिएट एडवाइस, किसी एक्सपर्ट से जाके उनसे बात करें एंड दे कैन गिव यू सम एडवाइस। लेकिन अगर आपने उनका सिर्फ विजिट वीज़ा एक्सटेंड करवाना है तो 31 जुलाई तक तो होम ऑफिस ने कहा है कि सब्जेक्ट टू आप वो हमारा फॉर्म ऑनलाइन भर दें तो हम आपको कंफर्म करके देंगे। जहाँ तक आप स्टेटलेस की बात करते हैं, आई डोंट नो आप उनको ईमेल क्यों कर रहे हैं, बिकॉज इंडियन हाई कमीशन ने एक फॉर्म दिया हुआ है ऑनलाइन, आपको उसकी फ़ीस पे करनी होती है, वो फॉर्म भरना होता है और आपने उसके अंदर बताना होता है कि जी हमें ये इंफॉर्मेशन चाहिए है कि हमारा बच्चा आपके साथ रजिस्टर्ड नहीं है। तो रादर देन राइटिंग एन ईमेल टू द इंडियन हाई कमीशन, आपको उनकी वेबसाइट पे जाके उस फॉर्म को डाउनलोड करना है, उसकी फ़ी अटैच करनी है और वो फॉर्म जाके जमा कराना है इंडियन हाई कमीशन में। फिर वो उस फॉर्म के जवाब में आपको वो सर्टिफिकेट अपना इशू करके दे देते हैं कि जी आपका बच्चा हमारे साथ रजिस्टर्ड नहीं है। तो प्लीज़ गो थ्रू दैट फॉर्म रादर देन आप इंडियन हाई कमीशन को एक ईमेल करें। एक बात मैं जितनी देर आपसे बात करता हुआ दिमाग में फॉर्म का नाम ला रहा था भी मुझे आ नहीं रहा, तो आप बेशक इंडियन हाई कमीशन को टेलीफोन कर लें, उनसे कहें कि जी हमें वो एप्लीकेशन चाहिए, हमारा बच्चा, उनको आप सारी समझ है कि आप कौन सी एप्लीकेशन डालने लगें, बिकॉज इंडियन हाई कमीशन इज़ वेरी मच ऑन बोर्ड ऑन व्हाट पीपल आर डूइंग, बिकॉज बड़े अरसे से वो ये सर्टिफिकेट इशू करके दे रहे हैं। तो वो आपको इमीडिएटली वो फॉर्म का बता देंगे कि कहाँ उसका लिंक है, और वो फॉर्म भर के आपको जमा कराना है इंडियन हाई कमीशन को, फिर इमीडिएटली वो इशू कर देते हैं आपको लेटर, रादर देन आप उनको ईमेल नहीं करें। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल मैम एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। अपने अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। जी तारिक साहब, एक तो आपको शो की बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू सो मच सर। अल्लाह ताला आपको इतनी आप खिदमत कर रहे हैं, अल्लाह ताला आपको उसकी जज़ा दे। आमीन। और जब अल्लाह ताला अपनी शान के मुताबिक किसी बंदे को नवाजते हैं तो उसके फिर क्या बात है। बारह बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत आप मेहरबानी इतना आपकी, खिदमत का नाइस काम वर्ड्स। कर रहे हैं। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि बस 2012 में कुछ नादानी हो गई कि शॉप लिफ्टिंग करते हुए पकड़े गए थे। तो फिर 12 इन शॉर्ट के हमें कोर्ट में उन्होंने फाइन किया, तो 15 पाउंड या 30 पाउंड, आई हैव नो आइडिया ऑन दैट टाइम कितने थे वो जी। तो अब ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास वीज़ा वगैरह भी है, लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जो हिस्ट्री है कितनी देर में क्लियर होती है, कितने टाइम में, और आया इन फ्यूचर इसका कोई इमिग्रेशन पे या हमारे क्रेडिट स्कोर पे कोई असर पड़ता है? ओके, थैंक यू सो बहुत मच। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। थैंक यू। देखें, जहाँ तक क्रेडिट स्कोर की बात है वो आपकी क्रेडिट वर्दिनेस पे होता है, नॉट टू डू विद योर कन्विक्शंस मोस्टली। अगर मैं क्रेडिट का तो इतना काम नहीं करता, लेकिन अंडरस्टूड है कि जो क्रेडिट स्कोरिंग होती है वो आपकी क्रेडिट फाइल की बेस पे होती है। जहाँ तक इमिग्रेशन की ताल्लुक है वो ये है सर कि नॉर्मली एक्सटेंशंस तो वो देते रहते हैं। देखने में आया कि सेटलमेंट भी दे देते हैं, हालांकि गुड करेक्टर रिक्वायरमेंट की अगर आप डेफिनेशन गौर से पढ़े तो सेटलमेंट में भी उसको एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन नेशनैलिटी के वक्त वो ज़्यादातर देखते हैं। लेकिन क्योंकि कुछ अर्सा पहले नेशनैलिटी के थोड़े कानून में नरमी आई थी, तो जिन लोगों को सिर्फ आप समझ लें फ़ाइन वगैरह होता है तो वो 3 साल तक नेशनैलिटी अप्लाई नहीं कर सकते थे। लेकिन अगर आपको फ़ाइन 2012 में हुआ है तो आपके 3 साल तो ख़त्म हुए हुए बड़ा टाइम हो गया है। तो मुझे नहीं पता भी आप कौन से वाले वीज़ा पे हैं, लेकिन जब नेशनैलिटी की बारी आएगी, ये जो आपका 2012 का एपिसोड है वो शुड नॉट गो एडवर्सली अगेंस्ट यू, बिकॉज वो आपका टाइम लैप्स हो चुका होगा जिस टाइम के अंदर वो इन चीज़ों को देखते हैं। मुझे अभी बताया जाता है कि हमारा ब्रेक का टाइम है। आई नो दे अदर कॉलर्स ऑन द फ़ोन। इंशाल्लाह ताला अभी हम ब्रेक पे जाते हैं। ब्रेक पे जाने से पहले जो मैं आपसे हमेशा रिक्वेस्ट करता हूँ, थैंक यू फॉर सो मच फॉर लव एंड सपोर्ट, कि आप शो को सोशल मीडिया पे लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, शेयर करते हैं। प्लीज़ कीप डूइंग दैट। और इंशाल्लाह ताला ब्रेक पे जाते हैं। ब्रेक के बाद व्हेन वी कम बैक अगले सेशन में आई विल टेक सम मोर कॉल्स। वेस्ट लंदन सोलिसिटर्स, अगर आपका कोई भी कानूनी मसला हो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हम स्पेशलाइज करते हैं इन द एरियाज ऑफ इमिग्रेशन, असाइलम एंड नेशनैलिटी इश्यूज, बिजनेस रेट डिस्प्यूट्स, हाउसिंग बेनिफिट एंड टैक्स क्रेडिट इश्यूज। हमारी टीम रेजिडेंशियल कन्वेंसिंग भी करती है और हम सिविल लिटिगेशन डिस्प्यूट्स को भी हैंडल करते हैं। अगर आपका कोई भी कानूनी मसला है तो आप हमसे आज ही राब्ता कीजिए ऑन 0208 571 1001। Our website is westlondonsolicitors.com. West London Solicitors, working with you. वेलकम बैक टू द शो इमिग्रेशन विद तारिक। अपने अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो 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 सर, मैंने अभी थोड़ी देर पहले फोन किया था जिसमें मैंने ये कंफर्म करना था कि मेरी मदर इन लॉ के पास ऑलरेडी 5 ईयर का वीजा है, तो उसके बावजूद भी हमें बताना पड़ेगा कि वो ज्यादा स्टे कर रही है। सॉरी, क्या कर रही हैं? यही पूछना था। मैंने पहले भी फोन किया था। मेरी मदर इन लॉ इधर इंडिया से आए हैं विजिटर वीजा के लिए, तो उसका ये कंफर्म करना था कि वो उनके पास 5 साल का वीजा ऑलरेडी है। ओके, मैं बात कर लूँ अब? हाँ जी, हाँ जी। ओके, देखें, शायद गलती मुझसे, आई थॉट आपको एक बात ऑलरेडी समझ होगी कि जो विजिटर वीज़े होते हैं, चाहे 2.5 साल के हों, 5 साल के हों, मल्टीपल, आप एक वक्त में 180 दिन सिर्फ रह सकते हैं, उससे ऊपर नहीं रह सकते। तो मुझे नहीं पता उनके 180 दिन कब पूरे हो रहे हैं, लेकिन 180 दिन से ऊपर अगर आप रहते हैं तो टेक्निकली वो फिर कहते हैं कि आपने ओवरस्टे कर लिया अपने विजिट वीज़े के ऊपर, बिकॉज एक वक्त में आप सिर्फ 180 दिन रह सकते हैं। आपने क्योंकि अर्ज़ किया था कि वो 2 जुलाई उनकी रिटर्न टिकट है, तो मुझे ये नहीं पता कि 2 जुलाई तक उनके 180 दिन पूरे हो रहे हैं या नहीं हो रहे फ्रॉम द डेट वो इस मुल्क के अंदर आई थी। लेकिन अगर उनके 180 दिन पूरे हो रहे हैं 2 जुलाई तक, तो फिर उससे अगर उनको फर्दर एक्सटेंशन चाहिए विजिट वीज़े पे यहाँ रहने के लिए, तो इंस्टेड ऑफ डूइंग एन एप्लीकेशन आपके पास एक ऑप्शन है कि आप जो CIT टीम है उनका एक उन्होंने फॉर्म दिया है, वो भर के होम ऑफिस को जमा करा दें, तो वो 31 जुलाई तक उस वीज़े को
एक्सटेंड कर देंगे। मैं सिर्फ ये समझाना चाहता था कि अगर किसी के पास 5 साल का मल्टीपल विजिट वीज़ा है, उसका ये मतलब नहीं कि वो पूरे 5 साल तक इस मुल्क में रह सकते हैं। उसका सिर्फ ये मतलब होता है कि हर विजिट पे उनको जो इजाज़त है इस मुल्क में रहने की वो 180 दिन है। बस इतनी सी मैं बात करना चाहता हूँ, बाकी मेरी चीज़ें वही हैं जो मैंने आपको समझाई थी। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तारक भाई कैसे हो, ठीक हो? जी बिल्कुल खैरियत से, थैंक यू सो मच। जी मैंने आपसे एक बात पूछनी थी कि मैंने अपने बेटे की शादी मार्च में की, हम वहीं थे तो लॉकडाउन हो गया। जी जी। तो मेरे बेटे की जो पे थी वो बिल्कुल होम ऑफिस के क्राइटेरिया के मुताबिक ही थी, बल्कि ऊपर थी। लेकिन वहाँ लॉकडाउन हो गया, हम लोग पूरे 1 महीने बाद आए, हम लोग 1.5 महीने के बाद वापस। जी जी। तो आप वो ही ना, वो अब उन्होंने फॉर लोगों पे उसकी पे डाल दी, आगे से पता नहीं कि जॉब रहेगी या नहीं रहेगी। अब क्या सिचुएशन हो सकती है? हम इसकी वाइफ को बुलाना चाहते हैं पाकिस्तान से। ऑलराइट, ठीक है जी, मैं अर्ज़ कर देता हूँ। होम ऑफिस ने जो अभी तक अपनी पॉलिसी निकाली है उसमें उन्होंने ये बोला है कि अगर आपकी होती है पे अफेक्टेड फर्लो ये पैंडेमिक से, तो हम उस पीरियड को हटा के पिछले का सारा पीरियड देखेंगे। तो फिर एक तरह से जो डेट आती है जिस डेट से उन पे फ़र्क हर्ज पड़ना शुरू हो जाता है पे बिकॉज ऑफ द कोविड-19, तो आप समझ लें उस डेट को आप लगा लें और उससे पहले 6 महीने देखें कि उनकी क्या सैलरी थी। अगर उनकी सैलरी उस 6 महीने में इमिग्रेशन कानून के मुताबिक 18,600 के हिसाब से थी प्रो राटा, तो आप बिल्कुल अंडर अपेंडिक्स FM उस नई पॉलिसी का सहारा लेके अप्लाई कर सकते हैं अपनी डॉटर इन लॉ के लिए। जी, और क्योंकि लॉकडाउन से पहले उसकी 20,000 से ऊपर थी। हाँ, वो आप फोन रख लें, टीवी पे मेरी बात सुन लें, वरना हम इस तरह आपस में बात करते रहेंगे, किसी और को मौका नहीं मिलेगा। थैंक यू। देखिए, मैं वही आप मेरी बात ज़रा समझें। अगर आप इस वक्त एप्लीकेशन डालते हैं तो कानून ये कहता है अगर आप एम्प्लॉयड हैं कि जी आप सेम एम्प्लॉयर के साथ हैं 6 महीने से और आपकी इस वक्त सैलरी 18,600 से ऊपर है, आपने बोला कि तारिक भाई सैलरी 20,000 है लेकिन कोविड-19 की वजह से उसको फर्लो कर लिया गया है, जिसकी वजह से उसकी सैलरी अब ज़ाहिर बात है 20,000 के हिसाब से तो नहीं मिल रही होगी, कुछ फर्लो वालों को कम मिल रही है। तो हुकूमत ने जो पॉलिसी दी है कोविड की, उसमें उन्होंने ये बोला है कि अगर आपकी सैलरी कम हुई है कोविड की वजह से, फर्लो की वजह से, तो आप उस पीरियड को इग्नोर करें, आप उधर एक लाइन ड्रॉ कर लें और पिछले का पीरियड हमें बता दें तो हम उसको कंसिडर कर लेंगे। तो कहने का सिर्फ ये मतलब था कि जो फर्लो की वजह से उनकी सैलरी में डिक्रीज़ हुआ है, होम ऑफिस उसको अकाउंट फॉर नहीं करेगा, उस पीरियड को बिल्कुल ही हटा देगा इक्वेशन में से। तो आपने पिछला वाला पीरियड शो करना है। अगेन मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपको फिर भी थोड़ा सा हो रहा है कि आपको समझ नहीं आ रही, तो किसी भी कॉम्पिटेंट पर्सन के पास जाएं, वो आपको बता देगा आपके बच्चे की पिछली सारी सैलरी देख के कि हाँ जी ठीक है, अगर फर्लो उसका स्टार्ट हुआ है, मैं एग्जांपल देता हूँ मार्च में, तो आप 6 महीने मार्च से पहले के काउंट कर सकते हैं। इतनी सी बात है। थैंक यू सो मच आपकी कॉल की। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। यस, आप बताएं, हाउ कैन आई हेल्प यू? हेलो। यस, यू कैन आस्क योर क्वेश्चन, अपना सवाल पूछ लें और फिर मैं जवाब टीवी पे दे देता हूँ। I'm sorry, I didn't realise I was on the phone. No, that's all right. You can ask your question, and if you don't mind, you can then listen to the television, and I'll answer it that way if you don't mind. But you are live now. You can give me you can ask your question. Okay, I wanted to ask, well, my husband's visa expires in August, and what's going to happen if I'm not able to get English test booked in time? Okay, and is this the test? Is this the visa for your husband? You said, correct? Yeah. All right, I understand. Okay, now is there any other question, or is that the only question you have? No, that was the only one. Thank All right, you. ma'am. You can hear my answer on the television. That'll be easier. Thank you so much for your question. It's a very good question. Okay, now, thank you. Bye. Bye. The first thing is, the good news is that the test centers have opened up. So if you go online now and try to book a test, the dates are available. It is highly recommended that if you do not get a date in your local area, then consider traveling a little further, and if you select other towns, there's a good chance that you may be able to find a date before the visa expires.
However, for reasons or for circumstances beyond your control, you are still unable to book an appointment or a test date, then you should still make the application on time, explain to the Home Office that for certain reasons you are unable to book the test. Now, when you submit the application and when you do the biometric, you are allowed a 40-45 day period. You could utilize that whole period, so you have additional 40 days. So you make the application in time, then you have additional 40 days or 38 days in which you could try to conduct the test. And even then, if there are reasons beyond your control, you are unable to give the test, you can ask for the Home Office to hold on to the file till you're able to give the test. Now, technically, the test should be given prior to the application, but I am taking a plunge here and say that I think because of the COVID-19, the Home Office will apply discretion in your favor. Especially, they know that how hard it is to get the test dates right now. But at least the good news is that the test dates are available. If you're struggling to find a test date in your local area, then add other areas around you. Think about traveling 45 minutes or an hour's drive or less than that. I'm sure you'll find a suitable center. But if you don't want to do all that exercise, then you should still make your application in time. And as far as the English test is concerned, you ask the Home Office to apply discretion and give you that period so you are able to pass the test. But one thing is for certain, that you should make your application in time so your period is continuous and there is no problem over there. Wish you all the best. Thank you आपकी कॉल का. अगले कॉलर की तरफ चलते हैं. अस्सलाम वालेकुम. हेलो. जी. जी, अपना सवाल पूछें और जवाब आप टीवी पे सुन लें. ओके. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. तार साहब क्या हाल है? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल खैरियत से. अच्छा, मेरे दो सवाल हैं जी. एक सवाल तो ये जो आईडी बन रहा है, आईडी कार्ड बन रहा है ब्रिटिश वालों का, तो उसके बारे में मुझे बताइए कि वो क्या उसका बेनिफिट है और वो कब बना सकते हैं उसको. सॉरी, मुझे पता नहीं कौन सा आईडी का, मैं आई डू अपोलोजाइज, मैंने शायद पढ़ा, मेरे दिमाग में भी नहीं आ रहा कौन से आईडी कार्ड की आप बात कर रहे हैं, तो मैं पहले हाथ उठा के बोलता हूँ, सिंसियरली अपोलोजाइज. ब्रिटिश सिटीजन्स के लिए होगा कोई आईडी कार्ड, मुझे अभी वो रजिस्टर्ड नहीं हो रहा. कौन सी न्यूज़ है ये? अच्छा, चलो ठीक है. अच्छा, दूसरा ये, चलो ठीक है, कोई बात नहीं. तो वो दूसरा क्वेश्चन ये है. जी. अच्छा, दूसरा क्वेश्चन है कि वो जो शादी करके आते हैं बच्चे पाकिस्तान से, बच्ची या बच्चा, तो वो यहाँ पे कब इंदराज होगा और किस दफ्तर में इंदराज करना, वो बस ये क्वेश्चन है मेरा. थैंक यू. ओके, थैंक यू सो मच. देखिए, वो सॉरी, वो आईडी कार्ड का सर मुझे नहीं पता, कोई न्यूज़ होगी मेरे दिमाग से निकल गई या मेरी नज़रों में नहीं आई, क्योंकि मैं इतनी कुछ आजकल न्यूज़ और पढ़ रहा हूँ, तो डू आई अपोलोजाइज. और क्या पता पढ़ी और अभी रजिस्टर्ड नहीं हो रही ऊपर. लेकिन जहाँ तक बात है, जो बच्चे शादी करके आते हैं उनको जो मैरिज रजिस्ट्रेशन है उनकी अपनी होम कंट्री में, उनको आके उधर यहाँ दोबारा रजिस्टर कराने की ज़रूरत नहीं होती, बिकॉज अंडर द लेक्स लॉ की लॉ, अगर वो फिज़िकली प्रेजेंट है अपनी होम कंट्री में और उन्होंने वहाँ शादी की है, वो शादी नामा उनका यहाँ चलता रहता है. दैट डजंट मैटर कि आपको यहाँ आके दोबारा रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत है. बट कुछ लोग हैं जो अपनी पर्सनल ओपिनियन के लिए उस शादी नामे को इधर ला के काउंसिल में जाके रजिस्टर करवा लेते हैं. वैसे उसकी ज़रूरत नहीं है. यानी कि अगर आपने अपने पाकिस्तान या इंडिया में जाके शादी की है, वहाँ के कानून के हिसाब से, वहाँ की यूनियन काउंसिल के थ्रू और नादरा के थ्रू, इन पाकिस्तान में ऐसा नादरा है, आप उसके थ्रू वो मैरिज सर्टिफिकेट लेके आते हैं, वही आगे थ्रू आउट चलता है. आपको दोबारा यहाँ इंग्लिश मैरिज सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है, अनलेस आप उसको रजिस्टर कराना चाहते हैं. अप टू यू, वो आप काउंसिल में जाके करा सकते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं है. थैंक यू सो मच आपकी कॉल की. अगले कॉलर की तरफ चलते हैं. अस्सलाम वालेकुम. जी, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. जी, मुझे जो है ना वो क्वेश्चन पूछना है तारिक भाई से, प्लीज. जी, मैं तारिक ही बोल रहा हूँ. अपना सवाल पूछें और जवाब टीवी पे सुन लें. जी ठीक. तारिक भाई, मुझे ये पूछना था प्लीज कि जो है मैंने मेरी बायोमेट्रिक की एक्सपायर हो रहा है 23 जून, राइट. और उसके ऊपर ये है कि मैंने हमने फैमिली मेंबर ने फी वेवर की एप्लीकेशन डाली हुई है, उसका स्टिल अभी तक आंसर नहीं आया. तो आया कि मैंने 2 दिन पहले जब रिन्यूअल के लिए डालूंगा, अगर उसका आंसर नहीं आता तो फी के हवाले से हमें क्या करना होगा? आया कि हमें फी डालनी होगी या कि उनका जो हमने लेटर लिखा था हमने उसका कोई रेफरेंस नंबर उस पर डाल देंगे? और दूसरा ये मेरा क्वेश्चन है प्लीज कि मेरा पाकिस्तानी पासपोर्ट जो है
रिन्यूअल के बाद जो है वो मुझे 22 को मुझे वो रिसीव होगा बाय DHL। तो अगर हम 19 को अगर हम रिन्यूअल की एप्लीकेशन डाल दें और पासपोर्ट में जो रिन्यू होगा तो वो बाद में भिजवा सकता हूँ 22 को। ये मेरे 2 क्वेश्चन है प्लीज। थैंक यू वेरी मच, सो काइंड ऑफ यू। थैंक यू सर। पहले मैं रिवर्स ऑर्डर में जाता हूँ कि दैट इज़ वेरी इजी। हमेशा उस पासपोर्ट को डालें जो आपके हाथ में है। तो अगर आपके हाथ में एक्सपायर्ड पासपोर्ट है, बिल्कुल आप एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर एक्सपायर्ड पासपोर्ट की डिटेल्स डालें ताकि कम से कम वो एक्सपायर्ड पासपोर्ट आप उनको पेश कर सकते हैं। अगर बाद में आपका इशू हो जाता है एक और वैलिड पासपोर्ट, नॉट अ प्रॉब्लम, क्योंकि ये एप्लीकेशंस ऑनलाइन होती हैं, हम उनमें कोई अमेंडमेंट नहीं कर सकते, एक दफ़ा जमा हो जाए। लेकिन एक एडेंडम कवरिंग लेटर के साथ आप होम ऑफिस को बता सकते हैं जब आप अपॉइंटमेंट पे अपनी जाते हैं कि जी, और डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं कि जी हमारा पासपोर्ट नया भी आ गया, तो दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। लेकिन ये ना करें कि अभी पासपोर्ट आपके हाथ में नहीं आया और आप नए पासपोर्ट की, मतलब वैसे भी आपके पास नए पासपोर्ट की डिटेल्स तो होंगी नहीं, तो बेशक एक्सपायर्ड पासपोर्ट की डिटेल डाल दें। लेकिन जब तक आपकी अपॉइंटमेंट की बारी आती है, नया पासपोर्ट आता है, तो आप एक कवरिंग लेटर के साथ वो सारी डिटेल्स ऐड कर सकते हो होम ऑफिस को, नॉट अ प्रॉब्लम। अब आ जाते हैं जो फ़ी वेवर का, बिकॉज ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और मैं थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा जिक्र करता हूँ। अगर हम फ़ी वेवर की डॉक्यूमेंट या पॉलिसी निकालते हैं, वो क्लियरली ये बोलता है कि जी पॉलिसी फ़ी वेवर की, कि अगर आप फ़ी वेवर मांगते हैं तो आप आराम से बैठ जाएँ, और हम अगर आपका फ़ी वेवर रिफ्यूज़ करेंगे तो हम आपको इमीडिएटली बोलेंगे कि अगले 10 दिन के अंदर या सर्टेन डेज़ के अंदर अब आप जाके अपनी एप्लीकेशन डाल दें। तो अगर आप पॉलिसी को फॉलो करें तो बेहतर ये है कि फ़ी वेवर अप्लाई किया है तो आराम से बैठ जाएं, और जब फ़ी वेवर का जवाब आता है तो उस वक़्त आपके पास सर्टन वो टाइम देंगे कि जी हमने ये एक्सेप्ट किया या रिफ्यूज़ किया है, तो आप उसके हिसाब से जाके अपनी फर्दर एप्लीकेशन कर सकते हैं। अब लोगों को इशू क्या है, अब उसकी इंटरेस्टिंग बात करते हैं। लोग इस तरह आप हैं, आप कह रहे हैं तारिक भाई मेरा 20 जून को वीज़ा एक्सपायर हो जाता है, मैं ये रिस्क ही नहीं लेना चाहता कि मैं फ़ी वेवर वालों का जवाब दूँ, वेट करूँ, मैं एप्लीकेशन डालना चाहता हूँ। अब उधर प्रॉब्लम ये है कि जब आप IHS वाली उस पे जाएंगे डब्बे पे, क्योंकि ज़ाहिर बात है पहले IHS वाला बॉक्स आता है जिसको आप क्लिक करते हैं और उसके बाद पेमेंट होती है, फिर एप्लीकेशन जमा होती है। IHS वाले बॉक्स पे सिर्फ आप वो वाला रेफरेंस नंबर डाल सकते हैं जो वो डिसीजन का देते हैं। अगर आप कोई और रेफरेंस नंबर डालेंगे तो इशू क्रिएट हो सकता है। मैंने अभी तक तो एक्सरसाइज नहीं की, लेकिन आई डोंट थिंक वो रेफरेंस नंबर चलेगा। यू विल हैव टू मेक ए रेफरेंस नंबर जो वो आपको फाइनल करके देते हैं। मैंने खुद पर्सनली ऐसा कोई रेफरेंस नंबर नहीं डाला जो एप्लीकेशन के साथ होता है, तो मुझे पता नहीं। अगर आपने कभी डाला है और उसको उन्होंने आगे एप्लीकेशन को जाने दिया है तो दैट्स गुड, मुझे भी बताएं ताकि आई कैन शेयर विद अदर पीपल। तो इसीलिए अगर आप मेरे पुराने शो देखें, पहले भी जब मैं लोगों को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, स्पेशली आजकल के ज़माने में जब लोगों को इतने हालात ख़राब हैं, दे कांट अफोर्ड पेइंग इतनी हाई फीस, वो 2100 एक्सटेंशंस की, अगर उनकी फैमिली में और भी मेम्बर्स हैं तो काफ़ी बड़ा बिल बन जाता है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एप्लीकेशन को वेल इन टाइम डालें फ़ी वेवर को 2-2.5 महीने पहले, बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ योर वीज़ा। लेकिन अगर आपने उससे पहले डाल दिया, लेट डाली है और आपका वीज़ा भी ख़त्म हो रहा है, देन यू हैव टू टेक द रिस्क जो उन्होंने पॉलिसी के अंदर बोला हुआ है कि जी फिर आप हमारा वेट करें, हम आपको जवाब, ये फ़ी वेवर की पॉलिसी में हम आपको जवाब देंगे, और अगर जवाब में हम आपको ना बोलते हैं तो फिर आपको हम सर्टेन डेज़ देंगे, जिसके आई थिंक 10 डेज़ लिखा है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, कि जिसके अंदर आप फिर एप्लीकेशन डाल सकते हैं। तो बिल्कुल आपका बीच में फिर पीरियड ओवर आ जाएगा, बिकॉज टेक्निकली ये फ़ी वेवर वाली चीज़ सेक्शन 3C में कवर नहीं होती। ये प्रॉब्लम है, ये पॉलिसी वाली चीज़ है, यानी कि हम डिस्क्रेशन पे हैं सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के। तो अगर आप उसका रिस्क नहीं लेना चाहते तो फिर आपको पैसे देने पड़ेंगे, और अगर पैसे दे दिया तो फिर वो सारी बात ही ख़त्म होगी फ़ी वेवर की। तो इट इज़ लाइक ए catch-22। तो अगेन जिस तरह मैंने आपको बोला कि मैंने आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन दी, अगर आपको प्रॉपर एडवाइस चाहिए तो किसी कॉम्पिटेंट पर्सन से बात करें ताकि वो आपसे फर्दर चीज़ें इन्फॉर्मेशन लेके आपको उसका मशवरा दे। इट्स इंपॉर्टेंट क्योंकि फ़ी वेवर पे मैंने जिक्र किया, क्योंकि काफ़ी लोगों को ये प्रॉब्लम है, एंड आई थिंक फ़ी वेवर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है रिकोर्स टू पब्लिक फ़ंड की, जिस पे अभी रिसेंटली मई में काफ़ी इंपॉर्टेंट केस भी आया है कोर्ट का। एनीवे, अब मुझे बताया जाता है कि हमारा ब्रेक का टाइम हुआ है। ब्रेक पे जाने से पहले जो हमेशा मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट जो आप शो को देते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, कि आप शो को लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, शेयर करते हैं। प्लीज़ कीप डूइंग दैट। अब हम ब्रेक पे जाते हैं। इंशाल्लाह ताला आफ्टर द ब्रेक विल बी आवर लास्ट सेशन, और उसके अंदर फिर हम और कॉल्स लेंगे। तो आई विल सी यू आफ्टर द ब्रेक।
West London Solicitors. अगर आपका कोई भी कानूनी मसला हो, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं. हम स्पेशलाइज करते हैं in the areas of immigration, asylum and nationality issues, business rate disputes, housing benefit and tax credit issues. हमारी टीम रेजिडेंशियल कन्वेंसिंग भी करती है और हम सिविल लिटिगेशन डिस्प्यूट्स को भी हैंडल करते हैं. अगर आपका कोई भी कानूनी मसला है तो आप हमसे आज ही राब्ता कीजिए on 0208 571 1001. Our website is westlondonsolicitors.com. West London Solicitors, working with you. वेलकम बैक टू द शो इमिग्रेशन विद तारिक. अपने अगले कॉलर की तरफ चलते हैं. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम जी. वालेकुम अस्सलाम भाई जी. सॉरी तारिक साहब, मैंने ना स्टार्टिंग में कॉल की थी वो शॉप लिफ्टिंग के हवाले से. जी. इसका एक क्वेश्चन रहेगा तो मैं पूछ लूं? पूछें. जी सर, वो ये था कि वो उसका कोई जॉब जब हम अप्लाई करते हैं उस पर भी कोई फर्क पड़ता है. और दूसरा ये है कि हमारे पास 2.5 साल का, आपने पूछा ना वीजा कौन सा है, हमारे पास 2.5 साल की एक्सटेंशन है बच्चों की बेस पे 7 साल वाले जी. तो उसके हवाले से हम किसी अपने यानी फैमिली रिलेशन वाले को स्पॉन्सर कर सकते हैं एज ए विजिट वीजा. और दूसरा लास्ट क्वेश्चन है कि जब एक्सटेंशन हम करेंगे नेक्स्ट 2.5 साल की, तो डॉक्यूमेंट सारे जमा करवाएंगे या जस्ट एप्लीकेशन फिलअप करेंगे, ये बता दें. बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू. ऑलराइट, थैंक यू सो मच सर. जहाँ तक जॉब की बात है सर, बिल्कुल वो डिपेंड करता है कि आपकी जॉब किस नोयत की है. सर्टन जॉब्स में दे रिक्वायर कि आपका बिल्कुल क्लीन हिस्ट्री हो. अगर आप से ना सिक्योरिटी की कहीं जॉब करते हैं तो उनकी रिक्वायरमेंट होती है कि जी क्लीन हिस्ट्री हो. डिपेंड करता है जॉब के ऊपर. बट मोस्ट जॉब्स में अगर रिक्वायरमेंट है कि आपकी क्लीन हिस्ट्री हो पिछले 10 साल की, तो अगर आप अप्लाई करते हैं और अपनी कन्विक्शन को डिक्लेयर करते हैं तो देयर इज़ अ स्मॉल पॉसिबिलिटी और अ बिग पॉसिबिलिटी डिपेंडिंग ऑन एम्प्लॉयर की अपनी डिस्क्रेशन क्या है कि वो आपको जॉब ना दे. सर्टन एम्प्लॉयज़ हैं वो आपसे पूछते हैं कि जी किस वजह से हुआ और आप सारे कोर्ट के पेपर देते हैं एंड दे स्टिल गिव यू द जॉब. तो आई थिंक इट ऑल डिपेंड्स ऑन द एम्प्लॉयर और किस नोयत की आप जॉब ले रहे हैं. सर्टन जॉब्स में बड़ी रिस्ट्रिक्शन है और बड़ी सख्ती से बोला जाता है कि अगर ज़रा भी क्रिमिनल कन्विक्शन है, रिगार्डलेस ऑफ क्या कन्विक्शन है, हम आपको जॉब नहीं देंगे. तो आई कैन नॉट नो आप कौन सी जॉब अप्लाई करें. तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन दैट. जहाँ तक बात है स्पॉन्सरशिप की, बिल्कुल आप किसी को भी स्पॉन्सरशिप दे सकते हैं एज लॉन्ग एज आप इस मुल्क में लीगली रह रहे हैं. आप किसी को भी स्पॉन्सर कर सकते हैं फॉर विजिट वीज़ा. और आपने आई थिंक जो आखिरी बात बोली डॉक्यूमेंट्स की, सर आजकल तो ऑनलाइन एप्लीकेशन जाती है. उसमें अच्छी बात यह है कि जैसे ही आप एप्लीकेशन को ख़त्म करते हैं एक चेकलिस्ट आ जाती है, आपने उस चेकलिस्ट के हिसाब से सारे डॉक्यूमेंट जमा कराने हैं. तो आप उसकी फ़िक्र ना करें. अगर आपने ख़ुद एप्लीकेशन भरी तो वो चेकलिस्ट आ जाएगी. अगर आप उस वक्त जाके किसी भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव को यूज़ करेंगे तो वो भी आपको लिस्ट दे देंगे. तो डोंट वरी, कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई ऐसी लिस्ट आ जाएगी कि जो आप प्रोवाइड नहीं कर सकेंगे. तो उसमें कोई घबराने की बात नहीं है. विश यू ऑल द बेस्ट. थैंक यू सर. अपने अगले कॉलर की तरफ चलते हैं. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. जी तारिक साहब मैंने गल करनी थी. जी सर, अपना सवाल पूछ लें. जी अपना सवाल पूछ लें सर और टीवी पे मेरा जवाब सुन लें. जी सवाल पूछने. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. जी सवाल पूछना. आप मेरे ख्याल से साथ साथ टीवी देख रहे हैं. वहाँ ज़रा देर के बाद आती है बात. टेलीफोन पे मुझसे बात कर लें. पहले अपना सवाल पूछ लें और टीवी पे जवाब सुन लें. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. हेलो जी वालेकुम सलाम. जी अपना सवाल पूछें सर. जी हाँ जी. एक्चुअली मैं टीवी के सामने नहीं हूँ तो मैं फ़ोन पे ही बात करूँगा और मैं फ़ोन पे सुनूंगा. ओके. जी एक्चुअली मैं आया हूँ अक्टूबर 2010 को यहाँ पे. जी. और मैं स्टूडेंट वीज़े पे आया. फिर मैंने वो उससे PSW लिया. PSW से फिर मैंने एक एम्प्लॉयर के साथ काम किया. मुझे उसका 3 साल का वीज़ा मिला. जी हेलो. तो वो जी स्पॉन्सरशिप कैंसिल हो गई और वो फिर मेरा वीज़ा जो है वो एक्सटेंशन ना हो सका. उसके लिए फिर मैंने अपील की. फिर मेरी अपील रिफ्यूज़ हो गई. फिर मैंने उसको दोबारा जो है वो एप्लीकेशन डाली. मुझे दोबारा एप्लीकेशन की डाली. फिर मुझे अपील मिल गई.
اور کرتے کراتے ابھی پھر جو ہے وہ میری اپلیکیشن پھر ریفیوز ہوگی, ابھی پھر میں نے اپیل کے لیے ڈالی ہوئی ہے. تو میرا پیریڈ یہ لانگ ٹیننسی 10 سال کے لیے, میرے 10 سال پورے ہوتے ہیں یہ ستمبر میں جا کے. تو میں آیا تو پہلے تھا, لیکن کیا وہ یہی ڈیٹ کاؤنٹ ہوگی جو جس سے میں آیا ہوں یا جس سے مجھے ویزا ملا ہے؟ ایک تو وہ, اور دوسرا یہ میں نے پوچھنا تھا کہ مجھے لائف ان یو کے ٹیسٹ کرنا ہے, لیکن میرا پاسپورٹ جو ہے وہ ہوم آفس کے پاس ہے, تو وہ مجھے پاسپورٹ کیسے ملے گا اور میں کیسے لائف ان یو کے ٹیسٹ کر سکتا ہوں؟ اور مجھے یہ چیزیں کچھ کنفرم. آئی تھنک سب سے جو ضروری چیز آپ کو میرے بھائی, سوری میں قطع کلامی کر رہا ہوں, جو سب سے ضروری چیز جو آپ کو کرنی چاہیے وہ پہلے کسی کمپیٹنٹ پرسن کے پاس جا کے یہ پوچھنا چاہیے کہ آیا میں 10 ایئر کے لیے کوالیفائی بھی کرتا ہوں یا نہیں. بیکاز جس طریقے سے آپ بول رہے ہیں کہ میرے پہلے اپیل رائٹ ایگزاسٹ ہوگی, پھر میں نے نئی اپلیکیشن ڈالی, پھر نئی اپلیکیشن ڈالی, تو انڈر دی قانون آپ کا لیپس ہو گیا کنٹینیوس ریزیڈنس پیریڈ. تو میں پورے کیس پڑھے بغیر تو کچھ نہیں کہہ سکتا, لیکن آئی تھنک آپ کا جو پہلا امپورٹنٹ سوال ہونا چاہیے نا, کسی کمپیٹنٹ پرسن کے پاس جا کے اپنا کیس ڈسکس کریں, تاکہ وہ آپ کو یہ بتا سکیں کہ آپ کا لیگل 10 ایئر پیریڈ پورا ہوتا بھی ہے, بنتا بھی ہے یا نہیں. جہاں تک جنرل بات ہے کہ میں نے لائف ان دا یو کے نہیں دیا, تو وہ کوئی بڑی بات نہیں ہے, بیکاز اگر آپ 10 ایئر لانگ ریزیڈنس پہ کوالیفائی کرتے ہیں تو ہوم آفس نے اپنی پالیسی کے اندر دیا ہوا ہے کہ ہم آپ کو 2 سال کا ویزا دیں گے, آپ اس 2 سال کے اندر انگلش ٹیسٹ اپنا پاس کر سکتے ہیں اور بعد میں آ کے ہم سے سیٹلمنٹ مانگ سکتے ہیں. تو کہنے کا مطلب ہے کہ اگر آپ 10 ایئر لانگ ریزیڈنس پہ کوالیفائی کرتے ہیں اور صرف اس وجہ سے ریزیڈنسی آپ کو نہیں مل سکتی انڈیفینٹ کیونکہ آپ نے انگلش ٹیسٹ نہیں دیا, تو وہ آپ FLR لانگ ریزیڈنس پہ 2 سال کا ویزا اپلائی کرتے ہیں جو آپ کو وہ دیتے ہیں. لیکن آپ کے لیے جس طریقے سے آپ نے مجھے اپنی ہسٹری بتائی ہے, پلیز سر کسی کمپیٹنٹ پرسن کے پاس جا کے پہلے یہ ڈسکس کریں. سر وہ تو ساری اپلیکیشن جتنی بھی ہیں وہ 14 ڈیز کے اندر اندر, یعنی کہ وہ کہیں پہ بھی جو ہے نا وہ بریک نہیں ہوئی ہوئی, وہ کنٹینیوشن بریک نہیں ہوئی ہوئی. میں اب آپ کو سمجھانے نہیں چاہتا, لمبی بات ہو جائے گی, لیکن پلیز کسی کمپیٹنٹ پرسن کے پاس جائیں, بیکاز اکارڈنگ ٹو دا احمد کیس لا آپ کی بریک ہو گئی ہے. یہ لوگوں کو ایک بہت مس انڈرسٹینڈنگ ہے کہ کیونکہ وہ 14 دن کے اندر نئی اپلیکیشن ڈالتے ان کا کنٹینیوس ریزیڈنس پیریڈ بریک نہیں ہوا ہے, ان کا ریزیڈنس پیریڈ بریک ہو گیا ہے 100%. اب صرف ہوم آفس کے اوپر ہے کہ وہ آیا جب ریفیوز کرتے ہیں آپ پہ کون سی شرائط لگاتے ہیں. اگین وہ میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا, لیکن صرف اتنا میں کنفرمیشن آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ پلیز کسی کمپیٹنٹ پرسن کے پاس جا کے اپنا کیس ڈسکس کر لیں. تھینک یو سو مچ فار یور کال. اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم طارق بھائی, تھینک یو فار یور ٹائم. میں نے اپنے پیرنٹس کا وزٹ ویزا اپلائی کیا تھا فیب میں ارلی دس ایئر, جو کہ ریفیوز ہو گیا تھا پاکستان سے. تو تھرو کنسلٹیشن ود لائر ہم لوگوں نے ڈیسائڈ کیا تھا جوڈیشل ریویو کے لیے, اور ود ان 3 months آف دا ریفیوزل ڈیٹ ہم نے پری اپلیکیشن پروٹوکول کا لیٹر بھیجا تھا ہوم آفس کو. لیکن ڈیو ٹو کووڈ ابھی وہ لوکل آفیسز وغیرہ بند ہیں, تو ان کا جو انیشل رسپانس آیا تھا وہ یہ تھا کہ جی because of the local offices being closed, we can't take this forward until they open. The question is کہ وہ جو 3 months کی ونڈو ہے اس پہ اس کا کوئی امپیکٹ تو نہیں ہوگا in your views, اور in terms of taking this forward, you know, کہ whenever they reply and then we decide to go for the judicial review, وہ آگے سے کہہ دیں کہ it's now more than 3 months so you can't take it forward. Thank you. تھینک یو سو مچ. دیکھیں پہلی تو بات یہ کہ اٹ از ریکمینڈیڈ کہ اس 3 month کے اندر ہی آپ اپلائی کریں. تو اب آپ کے پاس وہ catch-22 ہے کہ اگر انہوں نے 3 month میں جواب نہیں دیا, should you just go ahead and apply for the JR, یا آپ بہتر یہ ہے کہ ویٹ کر لیں اینڈ دوبارہ سے پھر فیملی وزٹ ویزا اپلائی کر دیں, it'll be cheaper for you. اور اگر وہ دوبارہ ریفیوز کرتے دین اسٹارٹ دا کلاک اگین, بیکاز آئی تھنک کہ آؤٹ آف دا 90-day پیریڈ اگر آپ JR کے اندر اپلائی کریں گے, آف کورس یو کڈ یوز دی ریزن فار COVID-19, لیکن وہی بات آ جاتی ہے کہ اگر جج نے آپ کے حق میں فیصلہ نہیں دیا لیٹ اپلیکیشن کا, تو آپ کی وہ ساری کاسٹ ضائع ہو جائے گی. سو یو آئدر اسٹک ود ان دا 3 month پیریڈ, 90 days کے اندر JR کریں, اینڈ اگر پیپ کا جواب نہیں آتا تو دیٹس اٹ, او ویٹ فار دا آنسر آن پیپ, اینڈ دین رادر دین گوئنگ فار JR بیسڈ آن کہ وہ پیپ میں کیا بولتے ہیں, اف دے مینٹین دی اوریجنل ڈیسیجن, آپ پھر جا کے دوبارہ سے بھی وزٹ ویزا اپلائی کر سکتے ہیں, ایڈریسنگ آل دی ایشوز جو انہوں نے ریز کی ہیں, اینڈ دین اگر وہ دوبارہ ریفیوز کرتے دین ڈو دا پیپ اینڈ ڈو دا JR. لیکن
प्लीज़ GR की 90 डेज से एक्सटेंड ना अपने आप को करें, जो पीरियड वो आपको देते हैं इट कैन बी ए प्रॉब्लमैटिक इशू, और फिर आपको स्पेशल एप्लीकेशन साथ डालनी पड़ती है जज को टू एक्सेप्ट लेट एप्लीकेशन, जो कि कभी कभी जज नहीं भी करता है, तो आपकी वो सारी कॉस्ट ज़ाया हो जाती है। थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा एक क्वेश्चन है कि वालदा को मैंने दो वीज़े अप्लाई किए थे, विजिट वीज़े। एक पहला जो था वो 6 मंथ्स का और फिर 2 इयर्स का अप्लाई किया था। अब उनके दोनों वीज़े ख़त्म हो गए हैं और अब मैंने अप्लाई करना चाहता हूँ 5 इयर्स का। तो ये डिसीजन ठीक है या फिर मुझे 2 साल का अप्लाई करना चाहिए और फिर 5 साल का अप्लाई करूँ? प्लीज़ ज़रा इसका जवाब दे दीजिए। सर ऐसी तो कोई चीज़ नहीं कहीं भी लिखी कि आप 5 साल 2 के बाद अप्लाई नहीं कर सकते। बिल्कुल करें एंड एक्सप्लेन टू देम कि जी उनकी फैमिली इधर है, पहले भी आती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम चाहते हैं ये हैसल बार बार ना हो, तो बिल्कुल अप्लाई करना है तो आप कर दें, वरना 2 ईयर का कर दें। इट्स जस्ट अ पर्सनल थिंग। आई डोंट थिंक कि इसमें आपको ये पूछना चाहिए कि जी 2 का करेंगे तो हर हाल में हो जाएगा, 5 का करेंगे तो नहीं होगा। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द सर्कमस्टांसेस ऑफ द एप्लीकेशन। हाँ, वो ये ज़रूर देखते हैं कि 2 साल में कितने ट्रिप्स मारे, कितने विजिट किए, और अगर आप 5 साल का मांग रहे हैं एक्सटेंड, मतलब मल्टीपल एंट्री, क्यों 5 साल का मांग रहे हैं कि जी उनकी अब एज इतनी होगी, हम नहीं चाहते कि 2 साल बाद दोबारा जाएँ। इट इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट वे मूविंग फॉरवर्ड, सूटेबल है हमारी मदर के लिए। तो ये सारी चीज़ें जो वो कंसिडर करते हैं। तो आई कांट से मच अपार्ट फ्रॉम आस्किंग अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस कि जी दोनों में से बेहतर कौन है, बट प्रोग्रेशन यही है कि अगर 2 का मिला है तो जब आप 5 का अप्लाई कर दें, बट इट ऑल्सो डिपेंड्स कि इन 2 सालों में कितने ज़्यादा विजिट किए। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी सर, अपना सवाल पूछ लें टेलीफोन पे और टीवी पे जवाब सुन लें। जी मेरा सवाल ये है कि मेरा यहाँ पे स्टेटस जो है वो असाइलम पे है और मेरा 1.5 साल बाद जो इंडेफिनिट है वो ड्यू है। तो बेसिकली मैंने शादी की है यहाँ पे, जो वो खातून है मेरी बीवी, वो पाकिस्तान से आई है यहाँ पे विजिट वीजे पे। तो मेरा सवाल ये है कि क्या ये कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, क्या हो सकता है सारी चीजें, और इसका प्रोसेस आसान होगा और किस तरह इसको लेके चला जा सकता है? क्या उनको वीजा लेने के लिए वापस जाना पड़ेगा या यहीं पे हम, क्योंकि मैं उनको वापस तो नहीं भेजना चाहता, तो उसके बाद वापसी जो है वो मुश्किल हो सकती है। तो इसमें थोड़ा सा आप मुझे अगर गाइडलाइन बता दीजिए कि इसका प्रोसेस माफ कीजिएगा, आसान है या अपना कॉम्प्लिकेटेड है। अगर कॉम्प्लिकेटेड है कौन सा रूट हमें अपनाना चाहिए, अगर इजी है तो मुझे क्या करना चाहिए? ओके, बड़ी मेहरबानी होगी सर आपकी। थैंक यू। सबसे अच्छी इन्फॉर्मेशन तो आपके लिए ये, क्योंकि इतने ज़्यादा इसके अंदर सवाल जवाब पूछने पड़ते हैं किसी कॉम्पिटेंट पर्सन को, कि प्लीज़ किसी कॉम्पिटेंट पर्सन के पास जाके सुकून से बैठ के ये सारे सवाल पूछें, ताकि वो आपको आपके और निजी और कुछ सवाल जवाब आपसे पूछ के आपको अच्छा मशवरा दे। ये इसलिए नहीं है कि हम शो के अंदर मैं आपको इसका जवाब दे दूं, लेकिन मैं आपको जनरल गाइडलाइन दे देता हूं कि क्योंकि आपके पास रेफ्यूजी स्टेटस है, आप अपेंडिक्स FM के अंदर आते हैं। अपेंडिक्स FM की जो मेन रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आपकी शादी हुई हो एंड वैलिड वीज़ा हो आपके पोटेंशियल स्पाउस के पास। अभी तो आपकी शादी भी नहीं हुई, वो एक अलग इशू है। से अगर शादी हो भी जाती है, मैं एक जनरल आइडिया दे रहा हूँ। अब वो विजिट वीज़े पे हैं। विजिट वीज़े से यहाँ स्विचिंग हो नहीं सकती अनलेस वन ऑफ द एक्सेप्शंस अप्लाई। एक्सेप्शंस ये हैं कि जी इनसमाउंटेबल ऑब्स्टिकल हैं कि आपकी जो स्पाउस हैं और आप अपनी फैमिली लाइफ को बैक होम पूरा नहीं कर सकते, जिसमें एक तो इनसमाउंटेबल ऑब्स्टिकल ये है कि आपके पास रेफ्यूजी स्टेटस है, ऑब्वियसली आप अपनी होम कंट्री में नहीं जाके रह सकते, या दे आर कंपेलिंग एंड कंपैशनेट एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस ह्यूमन राइट के ऊपर, या कोई बच्चा इन्वॉल्व है आपकी रिलेशनशिप में, एंड द चाइल्ड हैज़ टू बी अ क्वालिफाइंग चाइल्ड। तो कहने का मतलब है कि बिल्कुल इनसमाउंटेबल ऑब्स्टिकल की एक सिचुएशन क्रिएट हो सकती है, बिकॉज आपके पास रेफ्यूजी स्टेटस है, ज़ाहिर बात है आप वापस नहीं जा सकते। बट आई थिंक ये आपको इन्फॉर्मेशन के लिए मैं कह रहा हूँ, केस स्पेसिफिक के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप किसी कॉम्पिटेंट पर्सन के पास जाके सुकून से बैठ के अपना केस डिस्कस करें, ताकि वो आपको बता सकें कि क्या चांस हैं आपके यहाँ से वीज़ा हासिल करने के। बिकॉज आप जब शादी के लिए भी जाएंगे, वो काउंसल्स
ہوم آفس سے پرمیشن مانگیں گے. اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ کوئی نہ کوئی اپلیکیشن پینڈنگ ہو, ورنہ ہوم آفس آ کے انفورسمنٹ ایکشن بھی لے سکتا ہے. بٹ دس از جسٹ جنرل انفارمیشن. کیس اسپیسیفکلی آئی تھنک آپ کو کسی کے پاس آرام سے جا کے ساری چیزیں ڈسکس کرنی چاہیے. مجھے بار بار وہ بتایا جا رہا ہے کہ طارق بھائی ہمارا ٹائم اب ختم ہونے کو آیا. جانے سے پہلے تھینک یو سو مچ فار یور لو اینڈ سپورٹ, اینڈ پلیز سوشل میڈیا پہ لوگوں کو شو کو لائک کریں, شیئر کریں. تھینک یو سو مچ فار ڈوئنگ آل دیٹ, جو لوگ کرتے ہیں, اور سبسکرائب کریں سوشل میڈیا پہ شو کو. تھینک یو فار دیٹ. میں نے آئی تھنک لاسٹ ٹائم بولا ہی نہیں کیونکہ اتنے عرصے بعد شو ہوا کہ پلیز اپنا خیال رکھیں. میں نارملی لوگوں کو کہتا ہوں اپنا ویل مین چیک کرائیں, لیکن آف کورس آج کل آل دو کافی سرجریز کھلنے کو آلموسٹ کھل گئی ہیں, لیکن صرف ٹیلی فون اپوائنٹمنٹ دے رہے ہیں, تو ظاہری بات ہے اپنا ویل مین چیک تو نہیں کرا سکتے. لیکن پلیز اپنا خیال رکھیں, ماسک پہنیں اگر آپ کہیں باہر جاتے ہیں, اور اپنا ہاتھ صاف کریں. میں یہی کہہ سکتا ہوں. اینڈ ان شاء اللہ تعالیٰ اب آپ سے ملاقات اگلے ہفتے ہوگی. اللہ حافظ.